आप कह रहे हैं उसमें बहुत सी पार्टियां उन महापुरुषों के नाम को लेकर चुनाव में उतर रही हैं। हम चाहते हैं इस देश की हर पॉलिटिकल पार्टियां उन महापुरुषों की विचारधारा के ऊपर काम करें। मुझे वो बोलना है, इसलिए हम कह रहे हैं इस सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी को दूर करने के लिए इस देश के अंदर 4 आयाम लागू होने चाहिए। सबसे पहले इस देश के अंदर निःशुल्क अनिवार्य एक देश के अंदर धन का बंटवारा, देश की संपत्ति का बंटवारा ठीक तरह से नहीं हो पाया है। लेकिन हम इसके लिए बंटवारे के लिए वो बात नहीं कह रहे जो हमारी बात उठाकर इस देश के अंदर कांग्रेस और उसको जो बीजेपी आपस में बात कर रही है। और चौथा हमारा आयाम इस देश के अंदर जो भागीदारी है हर वर्ग की जनसंख्या के अनुपात में होनी चाहिए, तभी सुशासन आएगा, तभी भ्रष्टाचार समाप्त होगा, तभी सबको न्याय मिलेगा। ये 4 मुद्दे अगर लागू हो जाए तो इस देश के अंदर बराबरी आ सकती है। ये पार्टी लगातार 2014 से ही पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ रही। 2014 में हमने 4 राज्यों में चुनाव लड़े। हमने पंजाब से 2 सीट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से चुनाव लड़े। इसके बाद असेंबली का चुनाव हमने 2017 में पंजाब और उत्तर प्रदेश में लड़े। इसके बाद 2022 में हमने असेंबली के चुनाव पंजाब और उत्तर प्रदेश से लड़े। हम जिला पंचायत और नगर निगम के चुनाव भी लड़े हमने वो। सर, आपने इतने तमाम चुनाव लड़े मगर दिल्ली में एक ही सीट पर क्यों लड़े? दरअसल जब हमने अपोजिशन का हमारा प्लान था कि हम इस बार 15 पार्लियामेंट सीट पे चुनाव लड़े, लेकिन जब हमने देखा कि अपोजिशन पार्टीज़ सब इकट्ठी हो रही हैं और वो मिलकर चुनाव लड़ रही हैं, तो हमारा कोर ग्रुप का एक मीटिंग हुआ और हमारे कोर ग्रुप ने डिसाइड किया कि हमें भी ये जो इनका एकीकरण हो रहा है, ये मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, हमें भी इन्हें सपोर्ट करना चाहिए। तो फिर हमारी जो कोर ग्रुप है उसने डिसीजन लिया कि हम 14 सीट छोड़ेंगे और 1 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। इसलिए हमने 543 सीटों में से 542 सीटें अपोजिशन के लिए छोड़ दिया और हम केवल 1 सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और ये 1 सीट है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। हमारा उनसे कोई तालमेल नहीं हो सकता, चूँकि जिस मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं उसमें देश की कोई भी पॉलिटिकल बात कर नहीं रही है और वो करना भी नहीं चाहती। लेकिन इसके बावजूद भी ये हमारा अपना स्वयं का डिसीजन है कि हम उन्हें सहयोग दें और हमने ये 14 सीटें छोड़ा और हम केवल 1 सीट के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। आपने जिन महापुरुषों का तस्वीर इस पर्चे पे आपने लगाया है, उन महापुरुषों को लेकर के तमाम पार्टियां मैदान में कूद चुकी हैं। अभी आपकी पार्टियों का मेन मोटो क्या है, विचारधारा क्या है? जिन महापुरुषों का नाम हमने लिया है, आप कह रहे हैं उसमें बहुत सी पार्टियां उन महापुरुषों के नाम को लेकर चुनाव में उतर रही हैं। हम चाहते हैं इस देश की हर पॉलिटिकल पार्टियां उन महापुरुषों की विचारधारा के ऊपर काम करें और उस विचारधारा से वो देश को जो वो बनाना चाहते हैं ऐसा देश बनाए। हम भारत राष्ट्र डेमोक्रेटिक पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के विचार पे ही काम कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 नवंबर 1949 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि भारत में सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी एक गंभीर समस्या है। इसे जल्दी से जल्दी दूर करना होगा, अन्यथा इस देश का प्रजातंत्र खतरे में आ जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो 70 साल पहले कहा, आज वो दिखाई दे रहा है। सारी पॉलिटिकल पार्टियां चिल्ला रही हैं कि इस देश के अंदर संविधान ख़त्म हो गया है, वो प्रजातंत्र ख़त्म हो गया। और प्रजातंत्र ख़त्म इसलिए हो गया कि देश के अंदर इस तरह के 3 तबके पैदा हो गए। जो एक तबका इतना गरीब है कि वो अपनी वोट बेचने के लिए मजबूर है, एक तबका इतना सक्षम है कि वो उसकी वोट खरीदने के लिए सक्षम है, और एक तबका ऐसा पैदा हो गया है
जो चुने हुए प्रतिनिधियों को खरीदने के सक्षम है। ये गैर बराबरी प्रजातंत्र के लिए खतरा है। ये गैर बराबरी प्रजातंत्र के लिए खतरा है। इसलिए इस गैर बराबरी को जल्दी से जल्दी दूर करना होगा। ये हम इसको जिस बात की आप जिक्र कर रहे हैं, संविधान बदलने की बात हो रही है, संविधान खतरे में उसकी बात हो रही है, और जब पहली जो पार्टी होती है वो कहेगी 400 से पार। आपको उसमें क्या लगता है कि क्या 400 से पार अभी जो पार्टी जो दावा कर रही है वो हो पाएगी? देखिए, ये हर पॉलिटिकल राइट का, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हर किसी को है। वो 500 पार भी बोले तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? वो 600 पार बोलना शुरू कर दे, मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे वो बोलना है। इसलिए हम कह रहे हैं इस सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी को दूर करने के लिए इस देश के अंदर 4 आयाम लागू होने चाहिए। सबसे पहले इस देश के अंदर निःशुल्क अनिवार्य एक समान शिक्षा 4 साल से 18 साल तक देश के हर बच्चे को, वो किसी भी जाति धर्म क्षेत्र का हो, उसको। रोजगार के बारे में क्या कहना है? मैं शिक्षा की बात कर रहा हूँ। मैं जो अभी आपके बात कहा, मैं शिक्षा की बात कर रहा हूँ कि शिक्षा निःशुल्क अनिवार्य एक समान एक छत के नीचे देश के हर बच्चे को, वो किसी भी जाति धर्म क्षेत्र का हो, 4 साल से 18 साल तक मिलनी चाहिए। इसके बाद वो बच्चा अपने कंपटीशन के माध्यम से जब हायर एजुकेशन के लिए जाता है, वो उच्च शिक्षा भी उसको सरकार की तरफ से फ्री मिलनी चाहिए, चाहे वो इंजीनियरिंग में जाए, चाहे वो मेडिकल में जाए। और ये हमारा प्लान इस देश के जन संसाधन को विकसित करने का प्लान है, लेकिन ये विकसित जन संसाधन स्वस्थ भी रहना चाहिए। आप शिक्षा फ्री की बात कर रहे हैं, मगर यहाँ पे राशन फ्री मिल रहा है लोगों को, उसमें खुश है? देखिए, वो जो राशन फ्री की बात है, अभी वो उनका मुद्दा है। हम इस देश के अंदर सामाजिक और आर्थिक बराबरी स्थापित करने की बात कर रहे हैं। हमारा नारा है भीख नहीं, बराबरी चाहिए। ये बराबरी लाने के लिए एक मुद्दा मैंने आपको बताया, एजुकेशन ऐसा होना चाहिए। ऐसे तो संविधान में है, तो फिर यहाँ पे कहाँ मतलब आपको लगता है कि आर्थिक और सामाजिक ये गैर मतलब बराबरी नहीं है? संविधान में तो बराबर का दर्जा है। संविधान को अगर लागू किया जाए तो ये बराबरी आ सकती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया तो आर्टिकल 45 के अंदर उन्होंने प्रावधान किया कि देश के हर बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन संविधान लागू होने के 10 साल के अंदर 14 वर्ष की आयु तक मिलना चाहिए। लोग किसी भी राज्य में वो लागू नहीं हुआ है। क्या लगता है कि 1949 के बाद मेरा संविधान लागू ही नहीं हुआ देश में? संविधान अगर उस तरह से लागू हो जाता तो इस देश के अंदर सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी दूर हो जाती। बाबा साहब ने जब कहा था कि सामाजिक आर्थिक गैर बराबरी बड़े पैमाने पर है, उस वक्त 1% लोगों के पास में 20.7% संपत्ति थी। ये क्रेडिट स्विस का डाटा है 1939-40 का। आज इस देश के अंदर 1% लोगों के पास में 58% संपत्ति है। ये CIA वर्ल्ड फैक्ट बुक का डाटा है। CIA वर्ल्ड फैक्ट बुक ने कहा कि इस देश के अंदर जो बड़े पैमाने पर गैर बराबरी है, उसका कारण ये है कि इस देश के अंदर धन का बंटवारा, देश की संपत्ति का बंटवारा ठीक तरह से नहीं हो पाया है। लेकिन हम इसके लिए, बंटवारे के लिए वो बात नहीं कह रहे जो हमारी बात उठाकर इस देश के अंदर कांग्रेस और उसको जो बीजेपी आपस में बात कर रही है, हमारी बात को गुमराह करने के लिए। हम ये कह रहे हैं अगर इस देश के अंदर बराबरी लानी है तो हमारा दूसरा आयाम है, इस देश के अंदर जो स्वास्थ्य सेवा है निःशुल्क, अनिवार्य और कम उच्च कोटि की देश के हर नागरिक को मिलनी चाहिए, वो किसी भी जाति धर्म क्षेत्र का हो। इस देश के अंदर कोई भी नर्सिंग होम या हॉस्पिटल प्राइवेट नहीं होना चाहिए, वो सब सरकार के होने चाहिए। अगर 2 तरह की व्यवस्था है, एक तरफ प्राइवेट है और एक तरफ जो है सरकार का है, तो हाल क्या होगा कि जैसे जो मोहल्ला क्लिनिक और जैसे चमचमाते हॉस्पिटल,
हॉस्पिटल। जब केजरीवाल बीमार होते हैं तो वो मोहल्ला क्लिनिक में इलाज नहीं कराते, वो दूसरे अस्पतालों में इलाज कराते। हम चाहते हैं इस देश के अंदर जो स्वास्थ्य सेवा है वो सरकार की तरफ से होनी चाहिए, मजदूर हो या इंजीनियर हो, सबको एक समान होनी चाहिए। मुकेश अंबानी हो, उसके घर में काम करने वाला हो, उसको भी एक समान होनी चाहिए। इसका हमारा तर्क है। अगर इस देश के कंस्ट्रक्शन के लिए, मान लिया मैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कराना चाहता हूँ, तो उसके अंदर उस कंस्ट्रक्शन के लिए इंजीनियर की ज़रूरत है, सुपरवाइज़र की ज़रूरत है, मज़दूर की ज़रूरत है। आप मज़दूर वहाँ से हटा लो, क्या बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो सकती है? फैक्ट्री के अंदर इंजीनियर है, सुपरवाइज़र है, मज़दूर भी है, मज़दूर को वहाँ से हटा लो, क्या वहाँ पर कोई माल बाहर निकल सकता है? नहीं निकल सकता। जब मज़दूर के बिना कुछ हो ही नहीं सकता तो उसको आमदनी कम क्यों, उसको सेवाएं कम क्यों, स्वास्थ्य सेवा कम क्यों? इसलिए हम कह रहे हैं। सर मैं उसी सवाल पर दोबारा मुझे कंप्लीट करने दो। तीसरा हमारा आयाम है, इस देश के अंदर जितने कल कारखाने, उद्योग धंधे, व्यापार और मठ मंदिर, अखाड़े, आश्रम, इनका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। और चौथा हमारा आयाम, इस देश के अंदर जो भागीदारी है हर वर्ग की जनसंख्या के अनुपात में होनी चाहिए, तभी सुशासन आएगा, तभी भ्रष्टाचार समाप्त होगा, तभी सबको न्याय मिलेगा। ये 4 मुद्दे अगर लागू हो जाए तो इस देश के अंदर बराबरी आ सकती है, हम साफ साफ बता रहे हैं। परंतु जो इस देश के अंदर गैर बराबरी के 2 तबके हैं। एक गैर बराबरी का शिकार जो ये 85-90% पॉपुलेशन है, जो केवल 15 से 20% इस देश की संपत्ति के ऊपर 90% अपना गुजारा कर रहा है। और शिकारी कौन है इस देश का? इस गैर बराबरी का शिकारी वो है जो 10% है और 81% संपत्ति पे कब्जा किए हुए है। उस गैर बराबरी के शिकारी के संरक्षक वो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो सारी की सारी कांग्रेस, बीजेपी और उन्हीं से बीच से निकला हुआ वो बच्चा आम आदमी पार्टी, वो उन्हीं से बीच का निकला हुआ है। ये उनके संरक्षक हैं। ये जो हम बात बराबरी लाने की देश में कर रहे हैं वो उसको गफलत में ला रहे हैं, कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहे हैं। हम इस देश के अंदर ये नहीं कह रहे हैं कि किसी का आप सर्वे करो, किसी का एक्सरे करो, कोई ज़रूरत नहीं है। जब ये सर्वे की बात कर रहे हैं, एक्सरे बात कर रहे हैं, तो देश की जो सत्ताधारी पार्टी और प्रधानमंत्री बोलते हैं। मेरा एक सवाल है कि इंडिया में, भारत में 2 गठबंधन काम कर रही है इस बार चुनाव लोकसभा में, इंडिया और एनडीए। आप दोनों गठबंधन में शामिल नहीं है, तो क्या लगता है कि अगर दोनों गठबंधन में आप शामिल नहीं है तो कैसे लड़ पाएंगे, अपने आप को कैसे साबित कर पाएंगे और कैसे रोक पाएंगे जिससे आपकी लड़ाई? देखिए, मैंने पहले ही बताया, ये जो गठबंधन बना वो चूँकि हमारे मुद्दों पे बात ही नहीं कर सकता, बराबरी के लिए बात ही नहीं कर सकता, उसके गठबंधन के अंदर जो लोग हैं वो हमारे मुद्दों पे नहीं बात कर सकते। इसलिए हमने पहले से ही उनको सपोर्ट करने के लिए इस देश के अपोजिशन को 543 में से 542 सीटें सौंप दिया है, आप उसके ऊपर लड़ो। हम एक सीट इसलिए लड़ना चाहते हैं इस देश के अंदर, जो हम बराबरी की मुद्दे की बात करते हैं, ये बराबरी का मुद्दा संसद में जाना चाहिए और हमारे सिवा देश के अंदर उसके ना कोई बात कर रहा है और ना कोई कर सकता है। हमारे जिस मुद्दे के साथ जो भी लोग हैं वो 90% जो सफ़रर हैं, अगर वो आज से ही जब से उनकी समझ में ये बात आती है, अगर वो आज से ही उसके ऊपर काम करना शुरू कर दे, अभी से 11 दिन है 23 तारीख तक, अगर वो इसके ऊपर काम करना शुरू कर दे, हमारी बात को अपने गली मोहल्ले में अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को बताना शुरू कर दे, तो ये गैर बराबरी के शिकारियों के जो संरक्षक हैं, इनकी जमानतें जब्त होगी। मैं इसकी गारंटी करता हूँ आपको। चलिए ठीक है। अरे भैया